टाटा ग्रुप फिर से देश के लिए आगे आया है। टाटा ग्रुप करेगा यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी। एआईआर इंडिया यूक्रेन से 3 फ्लाइट करेगी ऑपरेट और यूक्रेन में युद्ध की अनिश्चितता को देखते हुए फैसला लिया गया। टाटा ग्रुप के पास है अब एयर इंडिया की कमान। ऐसे में टाटा ग्रुप ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का बेड़ा उठाया है। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया स्पेशल फ्लाइट ऑपरेट करेगी। एयर इंडिया 22, 24 और 26 फरवरी को फ्लाइट ऑपरेट करेगी और उसके दौरान जो भी यूक्रेन से वापस आना चाहते हैं वो एयर इंडिया के जरिए वतन वापसी कर सकते हैं। टाटा ग्रुप ने एक नई पहल की है एयर इंडिया के साथ मिलकर, क्योंकि अब एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ही संचालित कर रहा है। मुंबई में होगी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 140वीं बैठक। भारत 40 साल बाद करेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी। इससे पहले साल 1983 में नई दिल्ली के अंदर बैठक का आयोजन किया गया था और अब 2023 में होगा। आज बीजिंग में हुई 139वीं बैठक में भारत ने अगली बैठक का अधिकार हासिल किया है। इस दौरान किसी भी देश ने भारत का विरोध नहीं किया। अब 2023 में भारत दूसरी बार ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करेगा, जबकि मुंबई में पहली बार यह बैठक होगी। 139वीं बैठक में अभिनव बिंद्रा, नरेंद्र बात्रा और नीता अंबानी शामिल हुए। 139वीं बैठक में भारत की तरफ से अभिनव भारत के पहले खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं बात्रा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जबकि नीता अंबानी भारतीय ओलंपिक समिति की सदस्य हैं। बैठक में भारत के खेल और युवा मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए थे। 2023 की गर्मियों में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में यह आयोजन होगा। और अब बात करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में छपे बरखा दत्त के लेख की, जिसमें लिखा है कि मुस्लिम महिलाएं और उनका शिक्षा का अधिकार आपसे ढकने के समर्थन या विरोधी कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाओं की शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है हिजाब। दरअसल कर्नाटक में कट्टरपंथी पैदा कर रहे बेमतलब का विवाद, धार्मिक कट्टरपंथियों के निशाने पर क्यों महिलाएं होती हैं, ये सवाल इस लेख के जरिए बरखा दत्त ने खड़ा किया है। और अब आपको बताते हैं रूस और यूक्रेन टकराव पर लेटेस्ट अपडेट। दरअसल भारतीय राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया और इस बयान में कहा गया कि यूक्रेन बॉर्डर से सेना वापस बुलाए रूस। दरअसल यूक्रेन बॉर्डर पर 1,90,000 रूसी सैनिक तैनात हैं। वहीं यूक्रेन ने भी बॉर्डर पर सेना की तैनाती की है। रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन की तैयारी तेज हो गई है। यूक्रेन ने बॉर्डर पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी है। यूक्रेन ने बॉर्डर पर हॉवित्जर तोपों की तैनाती की है। रूस बॉर्डर पर लगातार हथियारों और सैनिकों की संख्या को बढ़ा रहा है और यह तनाव लगातार बना हुआ है। और अब बात करते हैं पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 और इसके चुनावी समर की। पंजाब की सियासत में धनबल का बोलबाला रहा है। पंजाब चुनाव में इस बार चुनाव लड़ने वाले करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई है। दरअसल पंजाब में इस बार 521 करोड़पति प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। 2017 में अलग अलग दलों के 37% प्रत्याशी करोड़पति थे। सभी बड़े दलों ने 50% से ज्यादा टिकट करोड़पतियों को दिया है। इनमें सबसे ज्यादा शिरोमणि अकाली दल के 93% उम्मीदवार करोड़पति हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। कांग्रेस के 92% उम्मीदवार करोड़पति हैं। जबकि बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी के 85% उम्मीदवार करोड़पति हैं। बसपा चौथे नंबर पर, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त 5वें नंबर पर और आम आदमी पार्टी छठे स्थान पर, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पंजाब लोक कांग्रेस से 59% करोड़पतियों को प्रत्याशी पंजाब के चुनावी रण में बनाया। आप प्रत्याशी कुलवंत सिंह 238 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार
घोषित किए गए हैं, जबकि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल दूसरे नंबर पर कुल 202 करोड़ की संपत्ति, कांग्रेस प्रत्याशी करण कौर 155 करोड़ की संपत्ति के साथ तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। नवीन पटनायक ने किया बीमारी की खबरों का खंडन। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और बीमार होने की खबर लगातार फैल रही थी। शुक्रवार को घर से 3 किलोमीटर दूर लिंगराज मंदिर पहुंचे पटनायक और नवीन पटनायक ने 15 सालों के बाद लिंगराज मंदिर में पूजा की। पिछले 3 दिनों से फैली हुई थी उनकी बीमार होने की खबर। पटना के साथ मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर भी 75 साल के हैं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उन्होंने कहा कि वो पूरे तरीके से स्वस्थ हैं। जब भी चुनाव होते हैं लोग अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। वहीं रूस यूक्रेन टकराव पर लेटेस्ट अपडेट। अमेरिका के रक्षा अधिकारी का बड़ा दावा, कहा कि यूक्रेन पर अटैकिंग मोड में रूस की सेना है। रूस की 125 बटालियन बगल क्षेत्र में तैनात है। बॉर्डर पर अटैकिंग पोजीशन में 40% रूसी सैनिक है। रूस ने रिजर्व फोर्स को तैनात कर दिया है। पूरे यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी में रूस है। रिजर्व फोर्स की तैनाती का मतलब कब्जे की तैयारी है। वहीं देश के 13 हवाई अड्डों का नया नामकरण करने की तैयारी हो रही है। इसमें महाराष्ट्र का औरंगाबाद एयरपोर्ट भी शामिल है। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम होगा छत्रपति संभाजीराव एयरपोर्ट। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बीजेपी नेता भागवत करार ने इसकी जानकारी दी। शिरडी एयरपोर्ट का नाम साई बाबा एयरपोर्ट रखने का प्रस्ताव रखा गया है। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्द ही इस पर फैसला लेंगे और मुमकिन है कि आने वाले वक्त में इन 13 हवाई अड्डों का नामकरण कर दिया जाए, नाम बदल दिया जाए, नए नाम रख दिए जाए। और अब बात करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड्स में अदिति फडणवीस की टिप्पणी की। पंजाब चुनाव से तय होगी अकाली दल की किस्मत। चुनाव में दांव पर शिरोमणि अकाली दल की प्रतिष्ठा है। बादल परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विधानसभा का ये चुनाव रहने वाला है। किसान आंदोलन के कारण अकाली दल ने एनडीए छोड़ दी थी। राजनीतिक प्रभाव कम, पारिवारिक कारोबार पर ज्यादा असर रहा। अपनी वित्तीय और राजनीतिक पूंजी कैसे बचाएगी अकाली दल, ये दरअसल इस चुनाव और इस चुनाव के परिणाम तय करेंगे। ये कहना है बिजनेस स्टैंडर्ड्स में अदिति फडणवीस का। रूस यूक्रेन तनाव पर लेटेस्ट अपडेट। रूसी सेना की न्यूक्लियर ड्रिल देखने पहुंचे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। परमाणु मिसाइलों का अभ्यास देखने पहुंचे पुतिन और इस दौरान पुतिन का बहुचर्चित परमाणु सूटकेस भी मौजूद रहा। इसी ब्रीफकेस की मदद से परमाणु हथियारों को दागने का आदेश देते हैं। साल 2019 में पहली बार इस ब्रीफकेस के अंदर की झलक दुनिया ने देखी थी। इस परमाणु ब्रीफकेस में लगा हुआ है लाल और सफेद बटन। फिलहाल बेलारूस में की गई रूस के 50 अटैक हेलीकॉप्टर्स की तैनाती। तमिलनाडु में नीट को खत्म करवाना चाहते मुख्यमंत्री स्टालिन। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स प्रवेश विधेयक 2021 अटका है। 1 फरवरी को तमिलनाडु राज्यपाल ने लौटा दिया विधेयक और इसके तुरंत बाद 8 फरवरी को विधेयक नए सिरे से पारित किया गया। इसके लिए बुलाया गया था विधानसभा का विशेष सत्र। अब राज्यपाल को राष्ट्रपति के पास भेजना होगा विधेयक। राष्ट्रपति के फैसला लेने की समय सीमा तय नहीं है। मुख्यमंत्री स्टालिन के लिए नीट खत्म कराना मुश्किल हो रहा है। रूस यूक्रेन तनाव पर लेटेस्ट अपडेट। पूर्वी यूक्रेन में कई धमाके होने की खबर। पूर्वी यूक्रेन पर है रूस से समर्थित विद्रोहियों का कब्जा। दोनेत्स्क क्षेत्र में अलगाववादी नेता ने दिया पूर्ण सैन्य लामबंदी का आदेश। रूस से समर्थित सरकार के प्रमुख डेनिस पुशिलीन ने बयान दिया और बयान जारी कर पूर्ण सैन्य लामबंदी की घोषणा की है।
रिजर्व बल के सदस्यों से सैन्य भर्ती कार्यालय में आने का अनुरोध किया गया है। यूक्रेन की सेना और रूस से समर्थित विद्रोहियों के बीच हिंसा बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का चुनावी समर। यूपी में दो योगियों की जोड़ी की सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है। चुनावी सभाओं में दोनों योगियों की जोड़ी की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है। बात हो रही है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ की। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ इन दिनों संभाल रहे हैं यूपी चुनाव की कमान। बाबा बालकनाथ यूपी में निभा रहे सीएम योगी का भरपूर साथ। एसपी बघेल के लिए कल करहल सीट पर प्रचार किया। वहीं आज सीएम योगी के साथ प्रमुख सभाओं में दिखाई दे रहे हैं सांसद बालकनाथ। रूस यूक्रेन टकराव के बीच बड़ी खबर। यूक्रेन की सामरिक सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा फ्रांस। युद्ध की आहट के बीच यूक्रेन के बचाव में फ्रांस। अमेरिका प्रशासन की यूक्रेन के राष्ट्रपति को सलाह है। मौजूदा हालात में देश छोड़कर नहीं जाने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर अमित शाह। रायबरेली में अमित शाह ने जनसभा की और कहा कि यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। सपा ने यूपी के विकास को पीछे किया है। यूपी में माफिया और माफिया राज का सफाया हुआ है। योगी ने यूपी से माफिया राज खत्म किया। यूपी में अब बहन बेटियां सुरक्षित हैं और 5 सालों तक किसानों को फ्री बिजली देंगे, ये भी वादा किया गया है। और अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। आतंकवाद को मिटाने के लिए बीजेपी सरकार काम कर रही है। अहमदाबाद धमाकों के मामले में समाजवादी पार्टी चुप क्यों है, यह सवाल खड़ा किया है। सपा से जुड़े हैं आतंकी के तार। अहमदाबाद धमाकों के मामले पर अखिलेश यादव चुप क्यों है, यह सवाल पूछा जा रहा है। सपा सरकार में गुंडे और आतंकियों को मिला था बल। इन्होंने एटीएस और पुलिस पर सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव के मुंह में राम है लेकिन बगल में आतंकी है। उन्होंने आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बना दिया था। वहीं बजट से पहले कांग्रेस का मंथन चला। कांग्रेस अधिवेशन में मुख्यमंत्री गहलोत का संबोधन रहा और उस संबोधन में उन्होंने कहा कि आज राजस्थान पूरी तरह से बदल गया है। सब सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। अधिवेशन में सबने अपने विचार रखे हैं। कांग्रेस की परिपाटी अलग है। गांधी परिवार का राजस्थान से एक अलग तरीके का नाता रहा था। इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, प्रधानमंत्री के बनने के बाद राजस्थान आए थे। 3 साल में राज्य में अच्छा काम हुआ है। दरअसल 23 फरवरी को शानदार बजट पेश करेंगे, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 23 फरवरी को शानदार बजट पेश करेंगे, आपके सुझाव का सम्मान करेंगे। संगठन सरकार को प्रस्ताव देकर काम बताएं। कार्यकर्ताओं को लगेगा हमारी सरकार ने मांग मानी है। कर्मचारियों की नाराजगी के चलते पहले हम हार गए लेकिन फिर मोदी लहर में सरकार चली गई। इस बार हम ऐसी योजनाएं लाए जिससे जनता को सीधा फायदा मिल रहा है। अब जिला लेवल पर भी अधिवेशन होने चाहिए, वहां भी प्रस्ताव पारित होने चाहिए। तो बजट से पहले कांग्रेस का मंथन चला। अधिवेशन में मुख्यमंत्री गहलोत का संबोधन रहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार शानदार बजट पेश होगा, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको बजट के बारे में जनता को बताना होगा जिससे लोगों को उसका लाभ मिल सके। कांग्रेस की जीत को लेकर गहलोत आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को 5 राज्यों के परिणाम आएंगे, सबको पता चल जाएगा कि कांग्रेस क्या है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अधिवेशन के दौरान न सिर्फ राजस्थान की रूपरेखा पूरे तरीके से जमीन पर उतारने की कोशिश की, बल्कि 5 राज्यों के जो परिणाम आएंगे उस पर भी उन्होंने कहा कि परिणाम बता देंगे कि कांग्रेस क्या है, यानी कि कांग्रेस पॉजिटिव नोड पर है।